एक ऐसा गांव था जो ना किसी नक्शे में मशहूर था, ना ही वहां बिजली समय पर आती थी, न सड़कें पक्की थी, ना ही पुलिस की वर्दी इंसानियत से बंधी थी। वहीं एक साधारण विधवा महिला रहती थी, जसुमती। उम्र होगी करीब 40 के आसपास। सांवला रंग, सूती साड़ी में बंधा उसका व्यक्तित्व सीधा साधा, मगर आंखों में एक अदृश्य दृढ़ता। पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे और उसका बेटा मुन्ना जो अभी 9 साल का था। जसुमती दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और शाम को एक तारा लेकर मंदिर के बाहर भजन गाती। गांव के लोगों को उसकी आवाज में सुकून मिलता था, लेकिन कोई उसका दर्द नहीं देख पाता था। गांव में थानेदार था बृजपाल यादव। नया नया ट्रांसफर होकर आया था और पहले दिन से ही वह गांव में अपनी धौंस दिखाने लगा था। वह उन आदमियों में था जो वर्दी को हथियार समझते थे, सेवा नहीं। एक दिन की बात है, जसुमती खेत से वापस लौट रही थी, माथे पर घड़ा और गोदी में मुन्ना की किताबें। तभी रास्ते में जीप आकर रुकी और बृजपाल ने उसे रोका। अरे सुन ओ भजन वाली माई, कितनी सुंदर गाती है तू, चल आज थाने में भी सुना दे अकेले। जसुमती घबरा गई मगर शांति से बोली, दरोगा बाबू, हम मंदिर में ही गाते हैं, आपकी इजाजत हो तो वहां सुनाइएगा। बृजपाल हंस पड़ा, एक बैसी हंसी। तेरे जैसे कीड़े तो तभी रेंगना सीखते हैं जब उन्हें जूते से दबाया जाए। शाम को जसुमती अपने घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और झाड़ी के पास अचानक बृजपाल सामने आ गया। वह नशे में था। कहाँ जा रही है रे विधवा, अकेली औरत को देखकर मन भर आता है, तू तो वैसे भी अब किसी की नहीं रही। उसने जबरन जसुमती के हाथ पकड़ लिया। जसुमती कांप गई। उस स्पर्श में केवल बदतमीजी नहीं थी, अपमान की आग थी। हमें छोड़ दीजिए दरोगा जी, उसने फफकते हुए कहा, मगर दरोगा ने उसका पल्लू खींचने की कोशिश की। उसी वक्त जैसे कोई शक्ति उस विधवा में समा गई हो। उसने अपनी एक तारा का डंडा उठाया और पूरी ताकत से दरोगा की बाह पर दे मारा। हम गरीब हैं पर हमारी देह कोई मांस का टुकड़ा नहीं है। अगर औरत चुप रहे तो मर्द जंगली हो जाता है। जसुमती चीख पड़ी। बृजपाल बौखला गया, साली तूने दरोगा पर हाथ उठाया, और उसने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जसुमती लड़खड़ाई मगर गिरी नहीं। जसुमती ने उसी क्षण अपनी चप्पल उतार ली और बृजपाल के मुंह पर दे मारी। तू सोचता है कि यह वर्दी तुझे जानवर बना देगी? तो सुन, हम औरतें अब चुप नहीं हैं, चाहे हमारी मुंह में रोटी ना हो, पर आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। दरोगा शायद उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई विधवा औरत ऐसा कर सकती है। वह गुस्से में झल्लाया, लेकिन इतने में ही मुन्ना वहां दौड़ता हुआ आया। माँ, जसुमती ने बेटे को अपनी छाती से चिपका लिया और कहा, बेटा डर मत, आज माँ डर के नहीं लाज के लिए लड़ी है। अगली सुबह जसुमती फिर मंदिर के बाहर भजन गा रही थी। सच कहूँ तो मारे जाऊँ, झूठो बोलूँ तो चैन कहाँ। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जसुमती की आंखें बता रही थी कि कोई तूफान गुजर चुका है। उसी दिन बृजपाल थाने में गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान और शर्म की लकीरें थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब विधवा की चप्पल उसकी वर्दी से भारी कैसे पड़ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई खबर बनी, ना कोई वीडियो वायरल हुआ। बस गांव की हवा में एक बदलाव था और जसुमती की एक तारा अब पहले से ऊंचा बोल रही थी। जसुमती अपने झोपड़ी में बैठी चुप थी, हाथ में लालटेन। सामने मुन्ना चुपचाप पढ़ रहा था। माँ, तो बहुत हिम्मती है ना? मुन्ना ने पूछा। जसुमती मुस्कुरा दी। हिम्मत वो होती है बेटा जो डर के बाद भी खड़ी रहती है। मुन्ना धीरे से उसकी गोद में आ गया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि जसुमती के आंख से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू डर के नहीं थे, बल्कि उस जहर को बहा रहे थे जो सालों से उसकी रंगों में जमा हो गया था। अगले कुछ दिनों में गांव की कुछ और औरतें जसुमती के पास आने लगी। कुछ विधवाएं, कुछ दलित बहनें, कुछ वह जिन्हें कभी कोई आवाज़ नहीं दी गई थी। तुमने जो किया हम भी करना चाहती हैं जसुमती बहन, एक औरत ने कहा। जसुमती ने धीरे से अपनी एक तारा उठाई और कहा, अगर दिल में लाज है तो डर की कोई जगह नहीं होती। गांव की गली में औरतें अब मुस्कुराने लगी थी। कोई लाठी लेकर चलने लगी, कोई अपना पल्ला संभालने लगी, कोई दरवाज़ा बंद करना सीख गई। बृजपाल अब गांव में दिखता कम था। वह अब किसी महिला के सामने सीधा मुंह नहीं करता। उसकी चाल बदल गई थी, नज़रों में झिझक थी। वह जान चुका था वर्दी से डर तो पैदा होता है पर इज्जत नहीं। 5 साल पहले की बात थी। राजा राम, जसुमती का पति, गांव के आर्थिक हालात से तंग आकर दिल्ली गया था। वह कहता, हम मजदूर हैं मगर सपना छोटा नहीं होना चाहिए। मुन्ना को पढ़ना है, उसका भविष्य बदलना है। मैं दिल्ली जाकर मेहनत करूंगा। उसके पास ना कोई मोबाइल था, ना ठिकाना पक्का। दिल्ली की किसी बिल्डिंग साइट पर मजदूरी करता था। सुबह 4 बजे उठता, सीमेंट की बोरी उठाकर दिन भर छाया ढूंढता
और रात को बस बोरसी के पास किसी नाले के किनारे सो जाता। हर महीने जसुमती को 150 रुपये किसी ट्रक ड्राइवर से भिजवा देता और एक चिट्ठी टूटी फूटी भाषा में, मगर जसुमती उसे पूजा की किताब की तरह संभाल कर रखती। वह अक्सर चिट्ठी में लिखता, जसुमती इस बार दिवाली पर जरूर लौटूंगा। मुन्ना के लिए लाल रंग की कमीज खरीदी है, खुद सिलाई करके लाया हूँ। तुझे भी चूड़ी दिला दूंगा हरे रंग की, जैसे तुझे पसंद है। इस बार एक दिन भी देर नहीं करूंगा। जसुमती ने मुन्ना से कहा था, इस बार पापा आएंगे, उसके साथ मिठाई आएगी और तू उनके कंधे पर बैठेगा। मुन्ना हर दिन पेड़ पर चढ़कर पगडंडी देखता, उसे गले लगाता। एक दिन पापा आते दिखेंगे, हाथ में मिठाई और कमीज लेकर। फिर एक सुबह गांव में खबर आई, दिल्ली से लौट रही एक सरकारी बस खाई में गिर गई थी। उसमें ज़्यादातर प्रवासी मजदूर थे। तेज बारिश और फिसलन की वजह से बस 100 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। कोई सूची नहीं थी, ना कोई जानकारी, सिर्फ लाशें थी गिरी हुई, कुचली हुई, पहचान से बाहर। सरकार ने जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए बिना पूछे कई शवों को लावारिस घोषित कर शमशान में भेज दिया। राजा राम भी उनमें था। किसी ने उसके फटे बैग में रखे मुन्ना के स्कूल की पुरानी फोटो और एक लाल कमीज को देखा, मगर कोई नाम नहीं मिला। 3 हफ्ते बाद गांव में एक ड्राइवर गब्बर सिंह आया। वह जसुमती को जानता था। उसने डरते डरते कहा, बहन उस बस में तेरा राजा राम भी था। मैंने सबके पास उसके कंधे पर पुरानी पट्टी देखी जो काम के वक्त फटी थी। उसे हम सब पहचानते थे, लेकिन कोई नाम पता नहीं लिखा था। वो भी दूसरों के साथ जला दिए गए। जसुमती का गला सूख गया। उसने बस इतना कहा, जला दिए गए। गब्बर ने आंखें नीची कर ली। 2 दिन बाद जसुमती ने अकेले गांव के बाहर उस शमशान की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में किसी को साथ नहीं लिया, सिर्फ अपने कंधे पर मुन्ना का छोटा सा फटा झोला था जिसमें उसकी चिट्ठियाँ थी। शमशान पहुंचकर उसने दूर से देखा, राख उड़ रही थी। हवा में चिता की वो अब भी ताज़ी थी। उसने वहीं एक कोना पकड़कर चुपचाप बैठ जाना चाहा, मगर पैर कांपने लगे। फिर उसी राख में उसे कुछ लाल रंग का टुकड़ा मिला, जला हुआ, मगर अब भी उसमें रंग बाकी था। वह शायद वही कमीज थी। उस रात जसुमती वापस लौटी तो मुन्ना ने पूछा, माँ पापा आए? जसुमती ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, अब वह तारे बन गए हैं। उन्होंने हमें देखने के लिए ऊपर आसमान में अपना घर बना लिया है। मुन्ना सो गया। जसुमती ने रात भर वह जली हुई कमीज की कतरन को अपने सीने से चिपकाए रखा, जैसे कोई धड़कन बची हो उस राख में। गांव वाले ने पूछा तक नहीं। सबने कहा, जो चला गया उसका क्या सोचते रहना, परदेश में मर गए भाग्य होगा वैसा। जसुमती जानती थी, ना FIR होगी, ना कोई मुआवजा, ना कोई इंसाफ, पर उसे किसी इंसाफ की दरकरार नहीं थी। अब उसके लिए बस ये जरूरी था कि उसकी यादें जिंदा रहे। अब हर महीने जसुमती राजा राम को चिट्ठी नहीं भेजती, लेकिन वो चिट्ठियाँ फिर भी लिखती थी। अपने मन की बात कागज़ पर उतारती और अपने झोपड़ी के कोने में रखे बांस के संदूक में डाल देती। राजा, तेरी कमीज तो जल गई, पर मुन्ना अब भी तुझे लाल रंग से पहचानता है। तूने जो वादा किया था मैं उसे निभा रही हूँ। अब तू नहीं है, पर तेरा दर्द मेरे साथ है और वो ही मुझे हर दरिंदगी से लड़ने की ताकत देता है। जब बृजपाल दरोगा ने उसे छूने की कोशिश की थी, तब जसुमती की आंखों में एक ही तस्वीर तैर रही थी, राजा राम की बिना चिता वाली मौत। उसने जब एक तारा उठाकर उसकी बाह पर मारा तो उस वार में एक पत्नी की राख थी, एक माँ का हौसला था और एक औरत का आक्रोश था। अब जसुमती किसी से नहीं डरती थी। गांव में कई लोग उसे अकेली औरत कहकर पुकारते, मगर वह अब खुद को अकेला नहीं मानती। उसके पास मुन्ना था, उसकी चिट्ठियाँ थी और वह अधजली लाल कमीज जो उसे हर दिन याद दिलाती थी कि वह सिर्फ एक विधवा नहीं, एक दीपक है जो राख से जन्मा है। एक रात चुपचाप अपने झोपड़ी में बैठी जसुमती ने मुन्ना को देखा। लड़का अब 8 साल का हो चला था, मगर आंखों में सवाल था, पापा क्यों नहीं आए? जसुमती ने अपनी चिट्ठियाँ, अधजली लाल कमीज और एक फटी चादर बांधी, मुन्ना को उठाया और गांव की पगडंडी पर बिना किसी को बताए निकल पड़ी। पीछे रह गया उसका टूटा घर, अधूरी इज्जत और एक समाज जिसने उसे कभी अपनाया नहीं। वह लखनऊ पहुंची, एक बड़ा शहर जहां हर इंसान किसी और के लिए अजनबी था, पर यही अनजानापन उसका आसरा बन गया। शुरू में वह एक फुटपाथ पर सोती थी, कभी मंदिर के बाहर, कभी स्टेशन पर। मुन्ना उसके सीने से चिपका रहता था। भूख जब आसानी होती तो जसुमती मंदिर के बाहर भीख मांगती। लोगों ने उसे दुत्कारा, मगर वह नहीं टूटी। उसके पास टूटने की मोहलत ही कहाँ थी। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग औरत मिली, जानकी अम्मा। उसने जसुमती से पूछा, काम करोगी? घर साफ करने में हाथ बटा दोगी? जसुमती ने सिर हिलाया। अगले ही दिन वह उनके घर में झाड़ू पोछा करने लगी। हर कोने को ऐसे पोंछती जैसे अपने जीवन की काली माँ धो रही हो। जानकी अम्मा ने कहा, तेरे हाथों में हिम्मत है बेटी। उसी जानकी अम्मा ने मुन्ना के लिए पास के एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया। पहले दिन जब वह स्कूल गया तो उसके पाँव में चप्पल नहीं थी। कुछ लड़कों ने हंसी उड़ाई, मगर मुन्ना चुपचाप बैठा रहा।
जब मास्टर साहब ने पूछा बेटा क्या बनना है, तो उसने सीधा जवाब दिया, मैं दरोगा बनूंगा, अच्छा वाला, जो माँ को कभी छूने की हिम्मत ना करे। मास्टर चौंक गए, मगर जसुमती की आंखें भर आई। जसुमती दिन में 3 घरों में काम करती, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर मुन्ना को पढ़ाती। खुद अनपढ़ थी मगर अंकों की गिनती जानती थी। वह मुन्ना से कहती, तेरा हर शब्द तेरे पापा की चिट्ठी जैसा है। उसे पढ़कर मैं जीती रही। अब तो लिखता कि तेरा नाम दुनिया पढ़े। मुन्ना पढ़ता गया, न रुकते हुए न थकते हुए। कई साल बीत गए। मुन्ना अब किशोर हो चुका था। उसने शहर की सस्ती किताबों की दुकानों से पुराने कोर्स खरीदे। शाम को जसुमती के साथ सब्जी काटता, सुबह स्कूल भागता। जसुमती ने अपनी तनख्वाह से एक पुरानी साइकिल खरीदी मुन्ना के लिए। जब उसने उसे दी तो बस इतना बोली, तू इस पर उड़ मत जाना बेटा, मगर इतना ऊपर जा कि कोई औरत झाड़ू लेकर नीचे ना रह जाए। जब मुन्ना ने 12वीं पास की तो उसने दरोगा की तैयारी शुरू कर दी। दिन में पार्ट टाइम नौकरी, रात को किताबें। कई बार भूखा सोया, कई बार बेहोश हुआ, मगर जसुमती ने कभी उसे गिरने नहीं दिया। फिर एक दिन वह परीक्षा में पास हो गया। जब उसका नियुक्ति पत्र आया तो जसुमती ने उसे वर्दी पहनते देखा और चुपचाप अपने बक्से से एक पुरानी हरे रंग की चूड़ी निकालकर उसके हाथ में पहनाई। अब तो मेरा पति नहीं, मेरा बेटा है। मगर आज तो दोनों की उम्मीद है। मुन्ना की पहली पोस्टिंग उसके ही गांव से 40 किलोमीटर दूर के एक थाने में हुई। वहां मां को साथ लेकर गया, मगर गांव नहीं लौटे। जसुमती ने कहा, उनके सामने अब जाकर क्या करना, जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं थे। मगर एक बार वह अकेले जाकर शमशान पहुंची, उस जगह जहां उसकी यादें जल चुकी थी। वह वहां बैठी और फुसफुसाई, राजा तेरा बेटा दरोगा है, अच्छा दरोगा। एक दिन सुबह जसुमती की तबीयत बिगड़ गई। उसे शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। मुन्ना उसके पास बैठा रहा, वर्दी उतार कर। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ तो ठीक हो जाएगी। जसुमती मुस्कुराई। वह बहुत हल्की आवाज़ में बोली, बेटा तेरा सफ़र शुरू हो गया है, मेरा सफ़र अब पूरा हो चुका है। उसी रात उसकी सांसें थम गई। उसके सीने पर वही लाल जली हुई कमीज की कतरन अब भी रखी थी। मुन्ना ने माँ की चिता खुद सजाई। उसमें उसकी चिट्ठियाँ भी रखी जो कभी जवाब नहीं देती थी, मगर आज भी बोल रही थी। जब चिता जली तो हवा में फिर वही राख थी, लेकिन इस बार उस राख में संघर्ष नहीं, संपूर्णता की खुशबू थी। जसुमती सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह प्रतीक थी उन लाखों औरतों का जो चुपचाप झेलती है, सहती हैं, मगर एक दिन उठ खड़ी होती हैं। उसकी ज़िंदगी किसी अदालत में नहीं गुजरी, ना किसी अखबार की सुर्खियों में छपी, मगर उसने वह कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। उसने अपनी जली हुई कमीज से बेटे के लिए भविष्य की चादर सी दी थी और झाड़ू से केवल फर्श नहीं, समाज की गंदगी भी साफ की। मुन्ना जो अब एक ईमानदार दरोगा था, हर बार किसी महिला के साथ अन्याय होते देखता तो उसकी आंखों में माँ की तस्वीर तैर जाती। वह अब भी चुपचाप एक छोटे बक्से में माँ की चूड़ी, अजली कमीज और चिट्ठियाँ रखता है और हर रोज उन्हें सलाम करता है, क्योंकि यह सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं थी, ये उस राख की कहानी थी जो अंधेरे में भी जलना जानती है।